सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना कटाना। ईद के फ़ौरन बाद बजट की आमद है। क्या महंगा क्या सस्ता होगा, बजट तजावीज़ से अंदाजे लगाए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि आधा बजट कर्ज़ों की अदायगी में चला जाएगा। तरक्याती बजट के लिए हज़ार अरब रुपये मुख्तस होंगे, जो मौजूदा के मुकाबले में 100 अरब रुपये कम हैं। बैंक डिपॉजिट्स, बचत स्कीमें, कैपिटल गेन और मुनाफे पर मज़ीद टैक्स लगाने की तजवीज़ है। सोर्सेज ये बता रहे हैं कि अगले बजट में जीडीपी ग्रोथ 4.2%, महंगाई की शरह 7.5% और ज़राअत की ग्रोथ 4.5% रखने की तजवीज़ दी गई है। सनत 4.3 और ख़िदमात के शोबे की ग्रोथ 4.7% मुकर्रर करने की तजवीज़ सामने आई है। ज़रा ये भी बता रहे हैं कि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ के दावे भी जो हुकूमत ने किए हैं अब वो सच होने जा रहे हैं और तमाम स्लैब इनकम टैक्स है उसकी शरह कम होगी। दिफाई बजट के हवाले से भी जो हुकूमत अपनी तजावीज़ मनवाने जा रही थी उस हवाले से भी अच्छी खबर है कि जी IMF उस पर भी राज़ी हो गया है। अब हमें बजट से क्या तवक्कुआत रखनी चाहिए एक आम आदमी को, चूँकि हम यही जब सुनते हैं कि जी बजट आ रहा है, पिछले साल तो सख्तियाँ थी, मामला थे, लेकिन अब इकॉनमी अगर राइट ट्रैक पे तो हमारी तवक्कुआत के सद तक होनी चाहिए, कोई रिलीफ मिल सकता है, कहाँ पर मिल सकता है, इस पर हम बात करते हैं। इत्तेशाम उल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं, उनके साथ साथ चौधरी अकमल साहब इकॉनमी एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। दोनों को वेलकम करेंगे। चौधरी साहब कैसे देख रहे हैं ये आने वाला बजट? जी बहुत शुक्रिया आमना, और सबसे पहले आपके नाजरीन को जो है वो एडवांस में ईद मुबारक हमारी तरफ से भी। और पैगाम ये कि ईद की खुशियों में सारा गोश्त खुद ना खाएं, गरीबों को खिलाएं, ताकि जो है ना वो जो हमारे मुल्क में वैसी गुर्बत ज्यादा है तो वो भी साल में एक आध बार जो है वो गोश्त का टेस्ट ले लें। बाकी बजट की जहाँ तक आपने बात की है और जो फिगर्स अब तक सामने आए हैं जिसमें जो 4.2% GDP ग्रोथ एक्सपेक्ट की गई है, जबकि मौजूदा अभी इकोनॉमिक सर्वे आएगा, लेकिन जो मौजूदा जो एक्सपेक्टेशन है एज पर वर्ल्ड बैंक एंड IMF तो वो 2.7% है। अब हो सकता है हुकूमत इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे करके खींच तान के 3% तक ले जाए, लेकिन मुझे बज़ाहिर ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो एक तरफ जैसे ये है कि 4.2% जो है वो GDP ग्रोथ है, उसके बाद जो आपकी इन्फ्लेशन है दैट इज 7.5%। तो मींस जो आपकी रियल जो ग्रोथ होगी उसमें आप इन्फ्लेशन का जो फिगर है वो एडजस्ट करेंगे। 2.5% के करीब जो ना हमारे यहाँ आबादी में बढ़ने की शरह है। तो रियल जो इन्फ्लेशन है उसमें से 4.2 में से अगर हम 2.5 निकालें तो रियल हमारे पास सिर्फ हार्डली 1.5 या 2% की GDP ग्रोथ रखी गई है। और दूसरी तरफ अगर महंगाई तो 7.5% के करीब है। इट मीन्स के जो है ना एक मरतबा फिर परचेजिंग पावर जो है वो कटेल होने जा रही है। GDP पर कैपिटा जो है वो इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि प्रोपोर्शनेटली अगर देखा जाए तो वो उसमें कम इजाफा होगा, महंगाई ज़्यादा बढ़ेगी। और उसकी वजह यही होगी कि अगेन जो है वो हमारा जो लैक ऑफ गवर्नेंस जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, डायरेक्ट टैक्सेस के बजाय इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर अगेन ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और अब तो वो कार्ड का भी सुनने में आया है कि जो कार्ड से पेट्रोल डलवाएंगे उनको सस्ता मिलेगा, जो नहीं डलवाएंगे उनको महंगा मिलेगा। तो अब उसमें इसका मतलब ये है कि जो आधी से ज्यादा आबादी जो कि बेनजीर कार्ड के ऊपर जी रही है, बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड के ऊपर, अब वो क्रेडिट कार्ड बनवाएगी। तो डज इट मेक सेंस? मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये किस तरीके से पॉसिबल है। तो बज़ाहिर जो है वो अगले साल में पर कैपिटल GDP जो है वो कम होने जा रहा है और लोगों की जो खरीदने की ताकत है उसमें एक वाज़े तौर के ऊपर मैं कमी देख रहा हूँ। हो सकता है कि महंगाई 7.5% के ही लगभग रहे, लेकिन 7.5% भी जो है ना वो मेरा नहीं ख्याल है एक आम आदमी अफोर्ड कर सकेगा। डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए, वो तवज्जो फिर से जो है ना वो नहीं दी गई। और जो स्लैब जो टैक्स जो बिल्कुल एक रेट से सारे ऊपर टैक्स लगा देते हैं, इसके ऊपर ज्यादा फोकस किया हुआ है। जाहिर है वो बहुत आसान है और हर एक से बासानी कलेक्ट हो जाता है। तो ये मेरे ख्याल में थोड़ी सी ज्यादा। और इस पर क्या रिटेलर्स इनके लिए थोड़ी मुश्किलात ज़्यादा होंगी? आप समझ रहे हैं कि ये जो टैक्स आदाफ जो सेट किए जा रहे हैं
तो आप किन किन शोबों में देख रहे हैं कि जो टैक्स है उस पर अब मुश्किलात बढ़ जाएंगी उनके लिए? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, रिटेलर से टैक्स लेना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ कल्चर जो है ना वो ये है कि जो आप टैक्स लगाएंगे ना तो वो अगला पहले पूछ लेते हैं कि टैक्स वाली इनवाइस लेनी है या बगैर टैक्स वाली इनवाइस लेनी है। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली होता ही है कि जो टैक्स मैंने पे करना है एज ए वेंडर, एज ए रिटेलर, वो मैं कीमतों में एम्बेड कर रहा होता हूँ, तो उस टैक्स का चार्ज भी जो है ना वो आम गरीब आदमी पे कर रहा होता है। एज ए रिजल्ट महंगाई में जो है ना वो मुसलसल इजाफा होता है। और दूसरी, हमारे यहाँ रिटेलर को भी हम टैक्स नेट में लाने की बात करें, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कहाँ है। हमारे यहाँ रिमोट एरियाज में आप चले जाएं, वहाँ पे इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे लोग कैसे ये जो है ना वो मशीनें लगाएंगे और रिटेल का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ख्याल में मैं तो सीधा ये प्रोपोज करता हूँ कि रिटेलर के ऊपर जो है ना वो मतलब इलाके के हिसाब से, जैसे प्रॉपर्टी के रेट जो है ना वो सिलेक्ट किए हुए, इसी तरीके से इलाके के हिसाब से रिटेलर के ऊपर एक फिक्स टैक्स ले लेना चाहिए ताकि आवाम की भी थोड़ी सी आसानी हो जाए और हुकूमत की आमदनी में भी इजाफा हो जाए। ठीक है एहतशाम साहब, तवक्कुआत पे पूरा उतरेगा ये बजट अवामी, और साथ साथ ख़ास तौर पे हम दोनों, क्योंकि हम सैलरीड क्लास है, तो मैं आपसे चाहूँगी कि हम सैलरीड क्लास के ऊपर हवाले से बात ज़्यादा करें। इसमें जो इनकम टैक्स जो सैलरीड क्लास के लिए उसकी शरह कम होने का कहा जा रहा है, लेकिन बताया नहीं जा रहा कि किस हद तक होगी, ये बड़ा मैटर करता है। तो आप क्या समझते हैं कि ये क्या मामला देख रहे हैं आप, किस हद तक रिलीफ मिलेगा? देखिए, हम ना बुनियादी तौर पे तो जो चीज़ जिसके गिर्द घूम रही है ना, वो जिसका भी आपने भी जिक्र किया, चोई साहब भी जिक्र कर रहे हैं कि 4.2% ग्रोथ रेट रखना। देखिए, अब ये 24वां IMF का आमना प्रोग्राम चल रहा है, तो ये ग्रोथ वाली बात हमें मिल नहीं रही। उसकी वजह है कि IMF वो कह रहे हैं हम ट्रांजिशन की तरफ जा रहे हैं फ्रॉम स्टेबलाइजेशन टू ग्रोथ, लेकिन आप देख लें कि हमें यही कहा जाता है कि जी आप ग्रोथ को आप भूल जाएँ, बेल्ट टाइटनिंग करें, ऑस्टेरिटी मेजर लें और अपना गवर्नमेंट का साइज़ कम करें। तो अब देखें, जब आप ये करेंगे ग्रोथ के लिए तो ज़रूरी है ना कि आप डेवलपमेंट बजट आप बढ़ाएं, पैसा ज़्यादा खर्च करें और हर सतह पे आप जिसको कहते हैं इंसेंटिव लोगों को दें। वो कहते हैं नहीं भाई, आपके तो नुकसानात इतने हैं, आपके तो जिसको कहते हैं खसारे इतने हैं। आप देखें आज भी हम तकरीबन क्लोज टू 8% बजट खसारा हमें, किसी हद तक तो IMF सही कहता है। लेकिन हमें दूसरी तरफ ये है कि जिन चीज़ों का जिक्र आप कर रही हैं कि जी तनख्वाहें बढ़ाना, गुर्बत को कम करना, जॉब क्रिएशन होना, फिजिकल नॉन फिजिकल इंसेंटिव प्राइवेट सेक्टर को देना, वो नज़र नहीं आ रहा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमें जो एक अरसे से सुनना है कि जी हमें बजटरी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें ठीक हुई हैं, मानना पड़ेगा, हमारी रेमिटेंस बेहतर हो गई हैं, एक्सचेंज रेट बेहतर है, आप इस तरह से आप करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ना वो हमारा सरप्लस में चला गया है। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि भाई हमारी क्रिटिकल रिफॉर्म्स क्यों नहीं हो पा रही। देखिए, चाहे एनर्जी सेक्टर है, FBR है, स्टेट ओन कॉरपोरेशन है, गवर्नमेंट के साइज़ को कम करना है, ये नहीं हो पा रही। नतीजतन हुकूमत के पास कोई क्वेश्चन नहीं रहता कि वो लोगों की सैलरीज जो है ना उन पर कोई जिसको कहते हैं कोई इंसेंटिव दे या उन पर टैक्स कम करें। नतीजतन यही कि वही एक फार्मूला पुराना है कि जी लोग टैक्स देते नहीं है। सही बात है, हम रोज़ाना रोते हैं जितने पोटेंशियल टैक्स पेयर हमारे हैं पाकिस्तान में, हमारे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी ख़ास तौर पे आता है रिटेलर का और सेलर का, वो नहीं दे रहे। 1% भी हम ना अपनी आमदनी का टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। तो आप मुझे बताएं कहाँ से रिलीफ मिलेगा। दूसरा मेरा ख्याल है एक वक्त आमना अब आ गया है कि हमें एक चीज़ पे गौर करना पड़ेगा, और वो ये कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि असल इस वक्त वह मसला बना हुआ हमारा ये जो 2010 में नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड दिया गया था, मुझे याद है 2010 में गवादर में ये दिया गया था, मैं भी वहाँ मौजूद था। वन गो में आमना आपने देखा कि सूबों को एकदम उनको 60% जिसको कहते हैं दे दिए गए, पैसा दे दिए गया फ़ंड, और मरकज़ जो है ना उसके 40% रह गए। वरना ये था कि हर साल 1% सूबों का बढ़ाया जाएगा। मुझे याद है उस वक्त कफ़ी शेख साहब का एक जुमला बड़ा मशहूर है, वो कहते हैं कि NFC अवार्ड आने के बाद सूबे अमीर हो गए हैं और मरकज़ गरीब हो गया। अब सवाल ये कि आपके पास कोई कुशन ही नहीं है आमना क्यों देने के लिए। थोड़ा बहुत आप कुशन निकालते हैं तो IMF सर पे बैठा हुआ है। अभी देख लें, बड़ी मुश्किल से वो कह रहे हैं, खबरें हैं अभी तक तस्दीक नहीं हो पा रही कि सैलरी क्लास के लिए कोई इसमें जिसको कहते हैं इंसेंटिव है, जो टैक्स का आप देख ले 49% कर्जों की शरह बहुत ज़्यादा होगी कि नहीं होगी। इसी तरह से कहा जा रहा है कि जी इस पर तो कहा जा रहा है एतराज़ नहीं है डिफेंस बजट के ऊपर, वो तो हो जाएगा। अब सवाल ये है कि जी यहाँ से हमने आगे जाना है तो क्या करने की ज़रूरत है। इसके लिए हमने एक ही तरीका है कि हुकूमत को कहते हैं इस ब्रोक ना हो, ये प्राइवेट सेक्टर इंजन ऑफ ग्रोथ है, इसको जितने फिजिकल नॉन फिजिकल इंसेंटिव देने पड़ते हैं दें। मान लिए कि करप्ट प्रैक्टिसेस भी हैं, बहुत कुछ भी हैं, लेकिन अल्टीमेटली लोग
इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी। अभी देख लें पिछले 3 सालों से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बैठा हुआ है, इंडस्ट्री सेक्टर बैठा हुआ है, जो असल में हम देखते हैं कि जहाँ से हमारी पैदावार आती थी। अभी आप देख लें ये आप 2-2.5% 3% जो ग्रोथ रेट आप देखती है सिर्फ किस वजह से आता है, ये एग्रीकल्चर की वजह से आता है। वहाँ पे आप देख लें 2.5 से 3% हमने देख रहे हैं कि वहाँ पे ग्रोथ होती है, तो नतीजतन ओवरऑल हमारा जीटीपी ग्रोथ जो रेट जो है वो 2.5% 3% तक जाता है। तो मुझे माजरत के साथ नहीं लगता आमना कि 4.2% इतना अचीवेबल टारगेट है। इसके लिए जो बहुत ज़रूरी है कि IMF से छुटकारा पाया जाए, उसके लिए यही है कि तरीका है कि भाई अपने रेवेन्यू के एवेन्यूज़ बढ़ाए जाएँ, रिसोर्स मोबिलाइजेशन नई तलाश की जाए, जो लोग टैक्स नहीं देते उनसे टैक्स लिया जाए। देखिए ना हमने ये सारी दुनिया सवाल कर रही है कि 25 करोड़ के लोगों में 1 करोड़ लोग हैं जिनका अब नंबर पिछले साल हुआ आके जो टैक्स पेयर हो गए हैं, सो कॉल उनकी तादाद हो गई है और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें आधे लोग निल फाइल करते हैं। आप मुझे बताएं जब आधे यानी तकरीबन 50 लाख लोग जो है वो टैक्स देते हैं 200 रुपये से 600 रुपये या अब 2000 या उससे भी ज़्यादा जितने हम लोग दे रहे हैं, आप मुझे बताएं कैसे मामला ठीक होंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ कितना बढ़ रहा है, उसके बाद लोग पढ़ लिख के बाहर निकलने हैं, जॉब्स है ही नहीं है, मार्केट सिकुड़ती चली जा रही है। तो मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि हुकूमत सोचे। अच्छा एक और मेरे लिए बड़ी जो मुझे बड़ा धर्ज हुआ हमने जो आज एहसन इकबाल साहब ने कहा, देखिए पानी का कितना सीरियस मसला है। अभी ये जितने हमारे MNAs MPAs हैं इन्होंने क्या किया, हमारा बजट मत कम करें डेवलपमेंट का और पानी का बजट को कम कर दें और पानी के बजट को कट कर दिया है। अभी आप देख लें भाषा डैम वो जो 480 अरब रुपये से शुरू हो गया था, आज वो कहा जा रहा है 1.4 ट्रिलियन की उसकी कीमत हो चुकी है। इसी पर मैं चौधरी साहब का कमेंट ले लेती हूं, मुकम्मल होना था लास्ट एक क्लोजिंग रिमार्क 23 वर्षों में। जी चौधरी साहब कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि इसमें सिर्फ 17 साल और लग जाएंगे इसी रफ्तार से अगर हमने फंडिंग की ना, ये अपने जो जितने हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं। जी जी चौधरी साहब। जी मैं देखें, एक तो प्राइवेट सेक्टर की जो बात की जा रही है ना, प्राइवेट सेक्टर ड्यूली रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट रेगुलेट प्रॉपर्ली नहीं करेगी तो प्राइवेट सेक्टर इतनी महंगाई फैलाएगा मुनाफाखोरी के चक्कर में कि जिसकी हद कोई नहीं है। ठीक है ना, के इलेक्ट्रिक की मिसाल हम यहाँ पे देख रहे हैं। दूसरा जो है ना, सबसे जो इस वक्त हमारा मेन जो प्रॉब्लम है ना, वो बजट में आधे से ज्यादा जो अमाउंट है वो सिर्फ कर्जे देने में नहीं, कर्जों का सूद देने में चली जाती है। तो हमें जो है ना ये कर्जों की सूद को कम करने के लिए अपने कर्जों की शरह को कम करना होगा। इस हवाले से IMF से इजाजत लेनी होगी कि कर्जों को जो है ना वो दोबारा से रीशेड्यूल किया जाए और साथ ही साथ जो पैसे हम सूद में दे रहे हैं अगर हम अपने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर लगाएंगे तो उससे जो है ना एक कंक्लूसिव ग्रोथ और जो हम चाह रहे हैं ना कि बिल्कुल सस्टेनेबल ग्रोथ हम अचीव कर सकें तो इंशाल्लाह वो अचीव कर सकेंगे। और ये शॉर्टली ये भी बताइएगा जरा कि महंगाई का जो असर है, हम कह रहे हैं कम हो रही है लेकिन इसका असर नहीं पहुंच पा रहा। अब गवर्नमेंट को सबसे प्रायोरिटाइज क्या करना पड़ेगा कि ऐसी चीज़ की जाए जिससे हम इनडायरेक्ट टैक्सेस के कम करना पड़ेगा, जिससे हम देखें कि जी महंगाई वाकई हमें कम फील हो रही है। महंगाई अगर आपने कम करनी, देखिए महंगाई कम सिर्फ प्राइसेस कम होने से नहीं होती। महंगाई अगर आपने कम करनी है तो परचेज पावर लोगों की बढ़ाना होगी और परचेज पावर बढ़ाने के लिए डेफिनेटली जो है ना आपको इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर काम करना होगा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी होगी, इनडायरेक्ट टैक्सेस के बजाय टैक्सेस की तरफ जाना होगा डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर, तो इंशाल्लाह हल हो जाएगा मसला। थैंक यू सो मच चौधरी अकमल साहब, आपने इस पर बात की, एहतशाम साहब ने भी बात की। वो होंगे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गज़ा में क्या सिचुएशन है नाज़रीन, ईद उनकी कैसी होगी, इस पर हम डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। कल ईद उल अज़हा है। कल जब हम ईद उल अज़हा की खुशियाँ मनाने में मसरूफ़ होंगे तो उस वक्त गज़ा में हमारे लाखों मुसलमान बहन भाई भूख, खौफ और गम में डूबे होंगे, जहां इजरायली बर्बरियत से अब तक 54,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। जुल्म बस यही ख़त्म नहीं होता। इजराइल ने 11 हफ्तों से गज़ा में कोई इमदाद नहीं पहुँचने दी। लोग फाकों पर मजबूर हैं। हज़ारों बच्चों के भूख से मरने का ख़तरा है। इजराइल की दरिंदगी देखिए कि राशन के लिए कतारों में खड़े निहत्ते शहरियों पर भी इजरायली फ़ौज बमबारी कर देती है, लेकिन कोई इसे रोकने वाला नहीं है। हम यूरोप की तो बात छोड़ दें, मुस्लिम ममालिक की तंजीम OIC का ही अगर उसके किरदार पर बात करें तो वो किरदार तो मुजरिमाना है जिसने सिर्फ करारदादें मंजूर की हैं। मुस्लिम ममालिक की मजम्मतें भी महज बयानात तक ही महदूद है नाज़रीन। दूसरी तरफ इजरायली बर्बरियत है, धमकियाँ और बदमाशियाँ हैं। इसीलिए गज़ा के बच्चे ईद की आमद पर भी भूख और खौफ के साए में जी रहे हैं
और दुनिया से ये सवाल करें कि क्या तुम अपनी खुशियों में हमारे दुख दर्द को भूल चुके हो? अब गज़ा में क्या सूरत हाल बनेगी आगे, और किस तरह से हम चाहेंगे कि जो सेंटिमेंट्स हैं वो भी हम शेयर करें। एहतशाम साहब से तज्जिया भी लेते हैं, और साथ साथ एहतशाम साहब जो अभी सारे मामलात आप देख रहे हैं, UN भी कह चुका है कि वहाँ पर फाकों से, स्टारवेशन की वजह से लोग जो हैं, बच्चे जो हैं ख़ास तौर पे, वो जो है वो मौत के मुंह में जा रहे हैं। चारों जानिब से मौत ने गज़ा के वासियों को घेर रखा है। पूरी दुनिया जब जिस वक्त ईद मना रही होगी, क्या उनको शर्मिंदगी नहीं होगी? क्या वो सोचेंगे नहीं कि हम सब बीइंग मुस्लिम्स, ख़ास तौर पे हमारे मुसलमान भाई बहन वहाँ पर किस सिचुएशन में हैं? तो हमारे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम इनकी बात करते हैं, लेकिन हम कुछ कह नहीं पा रहे। हमारा जो किरदार है वो बड़ा मुजरिमाना सा है, समझ में नहीं आ रही कि इस पर क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ। पहले तो मैं चाहूँगी कि आप इस पर अपने सेंटिमेंट्स का इजहार करें, फिर हम आगे सिचुएशन क्या बनेगी उस पर बात करेंगे। देखिए, हम ना 7 अक्टूबर 2023 को ये लड़ाई शुरू हुई थी। हमास ने हमला किया था, आपने देखा कुछ लोग, उनके 1200 लोग मारे गए थे। वो आज भी लोग कहते हैं उनकी प्रॉक्सी है। इतनी जगह पे उन्होंने अपने, जिसको कहते हैं आयरन डोम, उनके एक ऐसा सिस्टम है कि कोई वहाँ पे बड़े बड़े, जिसको कहते हैं मिसाइल नहीं जा सकते, तो इनकी फुलझड़ियाँ वहाँ पे कैसे पहुँच गई थी हमास की, ये भी अपनी जगह सवालिया निशान है। लेकिन अहम बात है आमना कि इतना अरसा होने के बावजूद आज एक तरफ आप ये देख लें कि जो स्टारवेशन है, जो जुल्म और ज़्यादती है, दूसरी तरफ आप देख लें ऊपर नीचे 3-4 इंटरव्यूज़ इन दिनों में आए हैं। एक इजरायली एम्बेसडर बरतानिया का, उसका आया, फिर एक खातून एम्बेसडर इनके इसराइल के अमेरिका का, उसका आया, और कुछ और लोगों के आए हैं। सवाल उनसे लेके पूछ रहे हैं कि वेयर इज़ योर विक्ट्री? मतलब आपने इतने टनेज, शायद सेकंड वर्ल्ड वार के बाद इतनी बमबारी नहीं की जितनी आप लोगों ने की है। इतना बिल्कुल रेस कर दिया आपने ज़मीन को, और उसके बाद आपने क्या किया? आज भी आप अपना कोई एक हॉस्टेज अपना लेके जा सके? नहीं लेके जा सके। कहाँ है विक्ट्री आपकी? वो विक्ट्री आपकी नहीं हासिल हो सकी। तो सवाल ये है कि हम ना, अब रिएक्शन टाइम है। मैं आपको बताऊं, अभी देख लें 3 ममालिक हैं, इटली, फ्रांस, और उन्होंने भी कहा है कि हम तस्लीम करने जा रहे हैं। और अब आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वहाँ पर आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी रैलीज़ और जलसे जुलूस निकल रहे हैं इसराइल के ख़िलाफ़। इसराइल के अंदर भी तो हो रहे हैं, वहाँ पर भी अच्छे लोग हैं जो कह रहे हैं जंग बंदी करने के लिए, लेकिन नहीं हो रहा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने थोड़े से, हमने देखा कि रफ हैंडलिंग का मुजाहरा किया है। अभी देखें मिडिल ईस्ट के दौरे पे गए हैं तो वहाँ नहीं गए, वो इसराइल नहीं गए प्रेसिडेंट ट्रंप। अब उनको भी बड़ी तकलीफ़ है। एक चीज़ है आमना जो मुझे लगता है कि जिससे फ़र्क पड़ेगा, अभी गलत या सही को छोड़ देते हैं। आप देख लें, चंद दिन पहले वाशिंगटन एम्बेसी से 2 निकले इजरायली, इनको मार दिया गया। कल आपने देखा फिर एक हमला हुआ, इजरायली 2-3 लोगों को उन पर हमला किया गया। अब इतना अनसेफ इतनी तेज़ी के साथ हो रहा है यहूदियों का यूरोप अमेरिका में कि उनको भी ख्याल आ रहा है, वो कह रहे हैं कि भी ये सब एक रिएक्शन है जो हमने जुल्म किया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी जिसका ज़मीर आप पूछ रहे हैं आमना, वो तो बिल्कुल ही मुर्दा हो चुका है। वरना इतनी ज़िंदगी में हमने कभी नहीं देखा कि इतनी लंबी, जिसको कहते हैं लोगों की तकलीफ़ें बढ़ चुकी हों। अब सवाल ये कि जंग बंदी क्यों नहीं हो रही? कभी देखें अमेरिका 3 दफ़ा प्रेशर नहीं माउंट कर पाए अभी तक एहतशाम साहब, क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने धमकी तो दी थी कि हम अपने टर्म्स इसराइल के साथ किस तरह से रखने हैं, उनके साथ ट्रेड कैसे आगे बढ़ेगी, उन पर हम नज़र सानी करेंगे। ये धमकी दी गई और फिर एड के हवाले से कहा गया जी मामला जो हैं वो खुले रखें। लेकिन हम देख रहे हैं वहाँ पे ना सिर्फ ब्लॉकेजेस हैं एड को लेकर, बल्कि जब एड वहाँ तक पहुँचती है तो उन बच्चों पर, उन ख़वातीन पर या गज़ा के बासियों पर, वहाँ पर भी बमबारी कर दी जाती है। उनको जब वो खाना लेने के लिए आते हैं तो वहाँ पर वो मौत के मुँह में चले जाते हैं। तो अभी क्या ये प्रेशर इस हद तक है ही नहीं, ये सिर्फ दिखावे का एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि रियल प्रेशर नहीं है जिसकी वजह से ये मामला हो रहे हैं? देखिए हमना, वो रियल प्रेशर है या नहीं है, लेकिन एक थोड़ा बहुत कहने के लिए, लेकिन असल प्रेशर जो आ सकता था OIC के 57 ममालिक और अरब लीग की तरफ से आ सकता था। अभी आप देख लें, इस वाक़े से पहले जो खबरें आई थी शुरू में सारी दुनिया से, अरब ममालिक से आई थी कि जी ये क्या कर दिया हमास ने, और वो कहा जा रहा है कि जी वो सऊदी अरब वाज अबाउट टू रिकग्नाइज इसराइल, और UAE उससे पहले बातचीत हो चुकी थी, और इसी तरह से बाकी ममालिक भी। वो तो कह रहे हैं कि जी सारा गेम प्लान ही ख़राब कर दिया गया, हम तो इसराइल के साथ दोस्ती निभाने जा रहे थे। एक मुद्दत तक कोई गैर मुस्लिम जो है ना वो मक्का मदीना नहीं जा सकता था। अब खुलेआम देख लें, यहूदी फिर रहे होते हैं वहाँ पे, हिंदू फिर रहे होते हैं, कोई नहीं पूछता। इनको तो पहले ये तकलीफ़ हुई कि ये हुआ क्यों है। देखिए हम ना माज़रत के साथ, अभी जो रमला में जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मुसलमान वाले के लोगों ने जाना था, फॉरेन मिनिस्टर वगैरह ने, वो उसने मना कर दिया इसराइल ने कि नहीं जा सकते। अभी आप देख लें दुनिया का रिएक्शन, मेरा ख्याल है ये तो मानना पड़ेगा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी हो, स्टैनफोर्ड हो, कैम्ब्रिज जो, वहाँ के लोग फिर बोल रहे हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की खातून को आपने देखा प्रेसिडेंट ही उसको हटा दिया, और ये एंटीसेमिटिज़म जितनी तेज़ी के साथ अब बढ़ रहा है, जिसको इन्होंने रोकने की कोशिश की। मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि दुनिया सोचे कि क्या होने जा रहा है। मेरा ख्याल है एक बात तो अपने तौर पे आमना, अभी तो ये कहा जा रहा है कि जो
थोड़ा बहुत हम मेडिसन और इस तरह खाने पीने की चीज़ें तो भिजवा सकते थे, जब जैसे आप बता रही नहीं भिजवा पा रहे। इतनी ज़कात इकट्ठा होती है, इतना पैसा होता है, चाहिए लोगों को किसी तरीके से मैनेज करके उनकी भूख को तो मैनेज करें। मतलब वो बिलख रहे होते हैं छोटे छोटे बच्चे कि भाई इसके बाद हमने कहाँ जाना है। तो मेरा ख्याल है इंटरनेशनल कम्युनिटी से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश की जा रही है, न्यू रूलिंग स्टेट ऑफ द वर्ल्ड इसराइल को बनाने का प्लान किया गया है, वो तो खामोश है। असल मसला है कि अरब लीग क्या कर रही है। बिल्कुल, उनके एक इस पर भी सवाल उठते हैं उनके किरदार पर, और आने वाला वक्त बताएगा कि क्या ये जो गज़ा में मज़ालिम जारी हैं इनको कहाँ जाकर हम देखेंगे कि इसका इख्तिताम कहाँ पर होगा। थैंक यू सो मच आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हम अपनी अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि सड़कों पर जानवरों की आलाइशें, ना कचरा और ना ही कोई बदबू। यह है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की ईद उल अज़हा पर शहर को साफ़ रखने की जस्तजू। दावा किया जा रहा है कि ईद उल अज़हा पर लाहौर में सफाई के इंतजामात नई मिसाल कायम करने जा रहे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने शहर को ज़ीरो वेस्ट बनाने का अज़म जाहिर किया और 15 लाख बायोडिग्रेडेबल बैग्स की तैयारी और 300 कैंप्स के क़याम के साथ ही कहा जा रहा है कि लाहौर सफाई के मैदान में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अब वहाँ पर क्या होगा ये तो देखेंगे। शहरियों में बैग्स की बरवक्त तकसीम और आलाइशों की फौरी तलफ़ी के लिए मशीनरी और अफरादी क़ुव्वत भी मुतहरिक कर दी गई है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं ये तो तैयारियां लाहौर में, और दूसरी जानिब हम पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और मुआशी हब शहर कायद कराची की बात करते हैं, जहां पर एक रवायत रही है हमेशा से, और अंदेशा है कि शायद इस बार भी ऐसे कई इंतजामात ना हो। लेकिन हम ये भी पूछेंगे, कुर्बानी के जानवरों की बाक़ियात सड़कों पर पड़ी रहती हैं, गलियों में दिनों तक हम देखते हैं कि आलाइशें और ताफुन शहरियों की ज़िंदगी जीरन बना देते हैं। क्या इस बार कुछ बेहतरी आएगी? क्या जो लाहौर ने एक स्टैंडर्ड सेट किया है उसको मीट कर पाएगा? कराची में क्या मामला रहेंगे? इसी पर सिंध गवर्नमेंट की स्पोक्स पर्सन हैं सादिया जावेद साहिबा। थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त निकाला है हमारे लिए। सादिया साहिबा, चूँकि कल ईद है और उस हवाले से क्या तैयारियाँ सिंध गवर्नमेंट इस बार प्लान करी? कुछ बेहतरी आएगी, तब्दीली होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, लाहौर भी मेरा शहर है, पंजाब भी मेरा सूबा है। आपने अपने इंट्रो में बात की कि जी लाहौर की इंतज़ामिया ने दावा किया। मैं अक्सर और बेशतर ये बात करती हूँ कि लाहौर और कराची का मुआवजा नहीं हो सकता। मेरा ख्याल से जितना कराची का डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की आबादी है और जो उसका ज़मीनी रकबा है, उतना लाहौर शहर है। लेकिन कराची इस वक्त 3-3.5 करोड़ की आबादी का शहर है। फिर आपने आगे ये भी कहा कि कराची पाकिस्तान का माशी हब है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा दिल है। कराची पाकिस्तान का दिल है। अच्छा, जहाँ तक बात रही कि जी कराची की सफाई सुथराई कुर्बानी के दिनों में, देखिए पिछले साल 1.5 लाख जो आलाइशें थी उनको सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत जो है वो ख़त्म कराया गया था, और उनके ऑपरेशंस बहुत सक्सेसफुल थे। और इस दफ़ा जो उसमें पिछली दफ़ा थोड़ी बहुत कोताही रही थी उसको बेहतर करने के लिए कमिश्नर ऑफिस में कल एक इजलास हुआ था। सारे डिप्टी कमिश्नर्स, सारे टाउन के मुलाजमीन, सारा केएमसी का अमला, उनकी छुट्टी मनसूख की गई है, जिनका ये सफाई सुथराई की जिम्मेदारी है। और 3 दिन तक वो शहर में मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद होंगे। इमरजेंसी हेल्पलाइन का क़याम कर दिया गया है कि एक शहर में जहाँ से अगर कोई शिकायत मौसूल हो तो वो दूर की जा सके। केएमसी जो है वो अपने जो है पिछली दफ़ा भी उन्होंने बेहतर काम किया था। सिंध सॉलिड वेस्ट ने शहरी बहुत मुतमईन थे, और इस दफ़ा भी उससे बेहतर शहर की सफाई हो। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अवामी शिकायत के लिए कोई सेल ऐसा कायम किया गया है जो एक्टिवली वहाँ पे काम कर रहा हो? 3 दिन तक अगर किसी इलाके में आलाइश
या गंदगी या खून उठाने का अमल मुकम्मल नहीं हुआ है और आवाम शिकायत करना चाहेगी तो वो हेल्पलाइन जो है वो टीवी और मीडिया के ज़रिए एडवर्टाइज करती जाए। बिल्कुल ठीक है। हम देखते हैं सादिया साहिबा, चूँकि हमने लाहौर और कराची का मुवाजना इसलिए रखा कि एक तो दोनों की जो सिंध गवर्नमेंट है या पंजाब गवर्नमेंट है एक्टिवली एक तो अपने इंतज़ामी मामलात पर, एक दूसरे के इंतज़ामी मामलात पर बात करते हुए दिखाई देती है, एक मुवाजना क्रिएट करते हुए दिखाई देती है। इसलिए हम लोगों ने भी उसको कहीं ना कहीं फॉलो करते हुए देखा मामलात कि जी वो बेहतरी आ सकती है या नहीं आ सकती। और वैसे भी लाहौर और कराची के लोग भी अक्सर बिरयानी में भी एक वो कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे होते हैं मुख्तलिफ चीज़ों में। सो ऑन अ लाइटर नोट हमने ये किया। लेकिन आपके जो हरीफ हैं, अपोजिशन पार्टीज़ हैं, ख़ासतौर पर जमात इस्लामी और MQM, उनके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं सिंध गवर्नमेंट के इंतज़ामात जो ईद के हवाले से ख़ास तौर पे होते हैं, ईद उल अज़हा को लेकर। तो इस बार फिर हम रखेंगे कोई ऐसी तनकीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में हमें नहीं नज़र आएगी? देखें, जाहिर सी बात है उनको सियासत करनी है अपने आप को इस शहर में ज़िंदा रखने के लिए। वो तो ज़रूर सियासत करेंगे, लेकिन देखें ना, जो जिसके लिए हम कर रहे हैं, अवाम के लिए हम ये काम करेंगे ना। हम जमात इस्लामी या MQM के या PML के या कोई भी जो भी मुखालिफ जमातें हैं उनको दिखाने के लिए ये काम नहीं कर रहे हैं। हम अवामुन नास के लिए ये सफाई सुथराई और ईद उल अज़हा में इंतजामात बेहतर हो उनके लिए कर रहे हैं। So, in short, तो सिंध हुकूमत की तैयारियां पूरी हैं इस बार? जी, इन शॉर्ट के सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर सिर्फ कराची की बात नहीं है, कराची, हैदराबाद, सक्खर, जो भी बड़े शहर हैं, बड़े छोटे कस्बे हैं, वहाँ सफाई के मुनासिब इंतज़ामात का पूरी तरह से कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, क्योंकि सिंध की जो लोकल गवर्नमेंट है वो मुकम्मल फाल है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं, तो वो अपने इलाकों की सफाई सुथराई के मामलात पे खुद उसकी निगरानी कर। थैंक यू सो मच सादिया जावेद साहिबा, आपने वक्त निकाला इस पर भी। और क्या तैयारियां रहेंगी ये फिर आने वाला वक्त बताएगा। उसके बाद हम देखेंगे क्या मामलात होंगे, फिर जायज़ा भी लेंगे कि जी इस बार ईद उल अज़हा में हमने क्या तब्दीलियाँ और क्या तैयारियाँ देखी थी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, दीगर अहम स्टोरीज उन पर हम डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। चूँकि हम देखने जा रहे हैं कि अब गर्मी में ईद आ रही है तो किस किस्म का मौसम कल रह सकता है, और इन 3 दिनों में ख़ास तौर पे महकमा मौसमियात के मुताबिक जो अब तक रिपोर्ट्स हैं, ईद उल अज़हा की छुट्टियों के दौरान मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा, मगर 7 से 9 जून के दौरान दीर, स्वात, चित्राल, कोहिस्तान और मानसहरा में बारिश का इम्कान भी है। लेकिन एक चीज़ मैं जहाँ पर हम मौसम की बात करें, जिक्र करना चाहूँगी उन मज़दूर का जिनका वतन पाकिस्तान है और जिन्होंने अपनों की खुशियों के लिए मुल्क छोड़ा है, वह वहाँ जाकर काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पे गल्फ़ कंट्रीज़ में आज भी वहाँ पे हम देख रहे हैं कि 50 डिग्री की झुलसा देने वाली गर्मी में वहाँ पर पसीना बहा रहे हैं। और इस हवाले से ह्यूमन राइट्स वॉच ने जो उनकी हालिया रिपोर्ट आई है, उन्होंने खलीजी रियासतों से मुतालबा किया है कि वो इन गैर मुल्की मज़दूरों की हिफाजत यकीनी बनाएं, क्योंकि माहौलियाती तब्दीली का बढ़ता असर इन मज़दूरों की सेहत पर संगीन असरात डाल रहा है, जिसमें गुर्दों की ख़राबी, जिस्मानी तनाव और जानलेवा बीमारियाँ सर फहरिस्त हैं। तो क्या मामलात किए जाएंगे वो तो हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या मामलात होते हैं वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर मौसम कैसा रहेगा, इस पर हमें ज्वाइन कर दिया है जनाब हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अंजुम नज़ीर ज़ैकम साहब, पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन। थैंक यू सो मच अंजुम साहब। अंजुम साहब, ये ईद के 3 दिन, चूँकि आज चांद रात है, तो हम देख रहे हैं कि मौसम के बारे में लोग रिपोर्ट्स मांगना चाह रहे हैं ताकि तैयारी भी फिर उसी तरह से हम करें। किस तरह का मौसम देख रहे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, आपने ऑलमोस्ट बात तो बता दी। जो इलाके आपने बताए, जैसे दीर का इलाका हो गया या मानसहरा और सवात, कालाम वगैरह के जो इलाके हैं, यहाँ पर तो कुछ बारिश के इम्कानात मौजूद होंगे। ताहम इसके अलावा तकरीबन पूरे मुल्क भर में मौसम खुश्क रहेगा और ऑफ कोर्स जून का महीना है तो गर्म मौसम होगा। और अगर हम टेम्परेचर्स की बात करते हैं तो तवक्को है कि वस्ती पंजाब में जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर जो दर्जा हरारत है मैक्सिमम
वो तकरीबन 42-44 तक हो सकता है। इसी तरह अगर हम सिंध की बात करते हैं, वस्ती और भलाई सिंध में ये टेम्परेचर 43 से 45 तक हो सकते हैं। और अगर हम जनूबी सिंध की बात करते हैं तो यहाँ पर क्योंकि थ्रू आउट एरिया जो जनूबी सिंध के जो अजला हैं, जिसमें कराची समेत जो है ठट्ठा, बदीन, इन इलाकों में यहाँ थरपारकर यहाँ पर अच्छी समुद्री हवाएं चलती रहेंगी इस दौरान। कराची का जो और मैक्सिमम कराची का दर्जा हरारत कहाँ तक देख रहे हैं आप? जी, कराची का भी दर्जा हरारत 34 से 36 के दरमियान में रहने की तवक्को है। और इस दौरान जो है वो स्काई स्पेस जो है वो आसमानी बादल समुद्री बादल मौजूद रहेंगे, जिससे धूप छांव का सिलसिला रहेगा। ताहम नमी का तनासुब ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से महसूस की जाने वाली गर्मी ज़्यादा हो सकती है। अंजुम साहब, हम देख रहे हैं कि पंजाब में तो फिर भी बारिशें हो रही हैं, यहाँ पे कराची में या सिंध में कुछ बारिशों की कोई सूरत हाल आपको ईद के दिनों में या ईद के फ़ौरन बाद कुछ नज़र आ रहा है? नहीं जी, फिल वक्त ईद के दिनों में या ईद के फ़ौरन बाद सिंध, कराची बशमूल सिंध में कोई ख़ास बारिश के अभी इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। ताहम इस बात की तवक्को है कि जून के बिल्कुल आखिरी हफ्ते में कुछ बारिश के सिलसिले बन जाएंगे। अच्छा, यानी जून के आखिरी हफ्ते में हमें उम्मीद रखनी चाहिए। जी बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू सो मच। अंजुम नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो जिस तरह से हम बात कर रहे हैं मौसम की, तो खाने पीने की पकवान ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गर्मी की ईद है। ईद उल अज़हा हो और चटखारेदार पकवान ना हो, ये मुमकिन नहीं है। कुर्बानी के फ़ौरन बाद ही चूल्हे पर कढ़ाइयाँ चढ़ जाती हैं, कहीं बारबेक्यू की तरकीब होती है तो कहीं मटन कढ़ाई, बीफ पुलाव से दावतें होती हैं, दोस्त होते हैं और गोश्त होता है। मगर इस बार ज़रा ध्यान से, क्योंकि मौसम थोड़ा नहीं बहुत गर्म है और गर्मी में ये मुरगन ग़िज़ाएँ, गोश्त से बनी डिशें और मसालेदार चटखारे आपकी सेहत पर भारी पड़ सकते हैं। इस गर्मी में ये गोश्त कहीं मज़ा ना बिगाड़ दे, यही असल मामला है। अब अपने आप को ठीक कैसे रखना है, कंट्रोल कैसे रखना है, इसी पर हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर सईद हेल्थ एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप मेहमान बने आज। चांद रात है वैसे तो कल। अब हम जो सिचुएशन देख रहे हैं, हर साल ही ये होता है कि जब भी ईद आती है कहा जाता है जी, चाहे वो गर्मियों की ईद हो, सर्दियों की ईद हो, किसी भी मौसम की ईद हो, हम उसमें यही कहते हैं कि खाइएगा कम, गोश्त खोर जो है वो ज़रा कंट्रोल करें। लेकिन ये होता नहीं है। फिर हम देखते हैं कि हज़ारों की तादाद में जो मरीज़ हैं वो हॉस्पिटल्स पहुँचे होते हैं, गैस्ट्रो के पेशेंट्स आए होते हैं। अब हम कंट्रोल कैसे करें, ये आपने हमें बताना है। और हम एक बार फिर इनको रिमाइंड करवा देते हैं कि जी गोश्त खाएं भी हम, लेकिन बीमार ना हो, कैसे इत्तेदाल लेकर आएँ। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। आपको एडवांस में ईद मुबारक। ये बहुत एक सुन्नत इब्राहिमी है, बहुत ईद का मौका है, खुशी का मौका है। और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ये खुशी हमारे लिए खुशी ही रहे, कहीं न ऐसा ना हो कोई बीमार पड़ जाए और पूरी ईद का जो खुशी है वो बदल ना जाए किसी मुसीबत में। तो इसके लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने एतदाल को बहुत ज़्यादा पसंद किया है कि हमें एतदाल से काम लेना चाहिए। तो हम गोश्त बिल्कुल खाना चाहिए, और स्पेशली इस मौके पे जब अल्लाह ताला ने ये नेमत दी है सब लोगों को, तो वो बिल्कुल गोश्त खा सकते हैं। लेकिन एतदाल पसंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें एक तो ये है कि मिकदार में एतदाल होना चाहिए, बसियारखोरी नहीं करनी चाहिए। दूसरा उसके पकाने में, मसालों में, और बाकी जो जहाँ जहाँ पे एतदाल पसंदी हो सकती है वहाँ पे हमें एतदाल करना चाहिए। तो अगर हम एतदाल से काम लेंगे तो यकीनन हमारी ईद जो है ईद ही रहेगी। और खुदा न खासा ऐसा ना हो कि हमारी ईद जो है हॉस्पिटल के इमरजेंसी में गुजर जाए या अपने मरीजों की तीमारदारी। किस तरीके से गोश्त को बनाया जाए कि वो हम खा भी लें, लेकिन जिस तरह से हम कहते हैं कि बारबेक्यू फॉर्म में ये वाले देख लें, ज़्यादा तला हुआ फूड ना हो, आप क्या सजेस्ट करेंगे, रिकमेंड करेंगे? तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि एक तो एतदाल से काम ले कि उसके बहुत ज़्यादा ना खाया जाए, फिर उसको पकाया सही तरह जाए। मतलब इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि एक तो आप जो चीज़ खा रहे हो वो साफ़ सुथरा हो, मतलब उसमें कोई जरासीम शामिल ना हो। तो अगर बहुत कम पका हुआ है तब भी नुकसान है कि इसमें जरासीम के होने का ख़दशा है। बहुत ज़्यादा पका हुआ तो भी नुकसान है कि उसमें जो ग़िज़ाइयत है वो ख़त्म हो जाती है, बल्कि ऐसी चीज़ें शामिल हो जाती है जो जिस्म को नुकसान पहुंचाती है। स्पेशली एक्स्ट्रा ऑयल जो है, या ऐसा पुराना ऑयल जिसमें हम खाने तलते हैं, तो वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, या ऐसे मसाले जो कि जिस्म मैदे को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें बहुत एतदाल पसंदी से काम लेना चाहिए। गोश्त को मोतदिल उसको पकाना चाहिए, जो उस टेम्परेचर पे उसके रिक्वायरमेंट में है वो। और क्या डॉक्टर साहब ये ठीक होता है, क्योंकि मैं एक जगह सुन भी रही थी कि फौरी तौर पे जब कुर्बानी होती है उसके हम थोड़ी देर बाद ये गोश्त को पकाने के लिए तैयार करना शुरू कर देते हैं, उसको कितने घंटों तक
मैक्सिमम या मिनिमम रखना चाहिए कि बाद में हम उसको खाएं, क्योंकि जरासीम होंगे, मामलात होंगे? ये बहुत अहम है, क्योंकि काफ़ी लोग अभी जानवर कटा नहीं होता और वो तलना पकाना शुरू हो जाते हैं। तो कम से कम इतना टाइम दे कि गोश्त से खून निकल जाए। वो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गोश्त के अंदर खून नहीं होना चाहिए। जब तक उसका खून पूरा निकल जाए तब उसको पकाना चाहिए। तो इतना उसको टाइम देना चाहिए कि उससे जो खून है वो रस के निकल जाए ग्रेविटी के फोर्स से, या उसको लटका के। तकरीबन इसका प्रोसेस होता है? इसका ये देखना चाहिए कि आपको ऐसे जगह पे रखे कि खून उससे निकल जाए। अगर आपने उसको ऐसे जगह पे रखे कि खून के अंदर लथपथ गोश्त पड़ा हुआ है तो वो खून उससे निकल नहीं पाएगा। तो उसको कम से कम 1-2 घंटा आप लाजमी दे दें ताकि उससे खून निकल जाए और फिर उसको आप अच्छी तरह लास्टली डॉक्टर साहब, चूंकि गर्मी भी है और ऐसे मौक़ों पे ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं इनका इस्तेमाल बढ़ जाता है, फिजी ड्रिंक्स का। आप क्या ऑल्टरनेट सजेस्ट करेंगे कि हम रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स का इस्तेमाल भी रखें लेकिन बीमार ना पड़ें? बिल्कुल, मैं इसी तरफ आ रहा था कि गोश्त के साथ बहुत सारी चीज़ें हम ले रहे होते हैं, उसका भी कंट्रीब्यूशन होता है कि गोश्त आपने पका लिया लेकिन जो आप पानी इस्तेमाल कर रहे हैं या ड्रिंक इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो या तो कंटेमिनेटेड होते हैं, उसमें जरासीम, उसका पानी साफ नहीं होता, या उसमें ऐसी अज्जा शामिल होती है जो कि नुकसानदेह होती है, जिस तरह आपने सॉफ्ट ड्रिंक का कहा, या आजकल केमिकल ज़्यादा इस तरह के बहुत सारे ड्रिंक्स आ गए हैं कि लोग वो जायके में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वो सेहत के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। आजकल फ्रेश फ्रूट बहुत सारे आए हुए हैं, आम आजकल अवेलेबल है, बाकी जो फ्रेश फ्रूट्स है वो अवेलेबल है। तो इसके फ्रेश जूस हम इस्तेमाल करें और उससे ज़्यादा बेहतर कोई हमारे लिए मशरूब नहीं हो सकता। अगर हम फ्रेश फ्रूट निकालें तो ज़्यादा बेहतर है। और जो लेमनेड है, तो हम साथ नींबू पानी, इस तरह बहुत सारी जो है फ्रेश फ्रूट के, फालसा आजकल आया हुआ है। तो इस तरह के बहुत सारे फ्रूट्स के जो जूसेस हैं, मशरूब है, उसको मुख्तलिफ जायके में कन्वर्ट करके और उसकी जो कंटेंट है वो नेचुरल रखे, तो उससे ज़्यादा हम एक तो सेहतमंद रहेंगे, दूसरा उसका जो नेचुरल कंटेंट है उसमें विटामिन्स है, सेहत इम्यूनिटी बूस्ट करने के अज्जा हैं, और साथ साथ मज़ा भी उसमें लस्सी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये नेचुरल ड्रिंक्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बजाय कि स्पेशली बच्चों में बच्चे बहुत ज़्यादा जो है कोल्ड ड्रिंक और इस तरह के ड्रिंक की तरफ जाते हैं। तो हमें उनकी आदत डलवानी चाहिए। एक बार ये आदत हमारी बच्चों में ख़त्म होगी तो वो फिर इस ड्रिंक्स को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, नेचुरल ड्रिंक्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर सईद साहब, बड़े अहम मशवरे आपने दिए। नाज़रीन, ईद के मौके पर मैं आपको यही पैगाम दूंगी कि चूँकि कल ईद है तो आप सब अपनी गोश्त पे हाथ साफ़ करने वाला ही मामला ना रखिएगा। ये ना हो हाथ साफ़ करते करते आपका पेट ख़राब हो जाए और उसके चक्करों में फिर आप हॉस्पिटल के चक्कर काटने में मजबूर हो जाएं। दावतें अटेंड करें लेकिन तरीके से, थोड़ा कंट्रोल में रहते हुए। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक एडवांस में। आपसे इंशाल्लाह ईद के दिन पे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।